ओके बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा। बॉन्ड पैरामीटर्स। जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड आर characterized by following parameter। बॉन्ड लेंथ, ऑल्दो हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्ड है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर। जो भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हम ये टर्म यूज करते हैं टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स: बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर। वैसे इसमें एक पॉइंट, बॉन्ड एंगल को आप हटा दीजिए तो एक पॉइंट को समझने से बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड ऑर्डर, ये तीनों पॉइंट आपस में समझ में आ जाते हैं। आज थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ के बारे में सीखते हैं हम लोग। ऑल्दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोगों ने सीखा था कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कोई मॉलिक्यूल अगर A2 है, कोई मॉलिक्यूल A2 है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू, A2 मॉलिक्यूल कैसे बना है? इस तरीके से इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई है, एक बॉन्ड बना है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरे ए का न्यूक्लियस है। तो हम ये बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो टोटल होगी दैट इज टोटल इंटरन्यूक्लियाई डिस्टेंस, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूँ RA प्लस RA। अगर कोई AB मॉलिक्यूल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो न्यूक्लियस से ये A मॉलिक्यूल हो गया, ये A एटम हो गया, एंड दूसरा ये B एटम हो गया, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। तो मैं बोलूँगा कि टोटल जो बॉन्ड लेंथ होगी दैट इज RA प्लस RB। थ्योरेटिकली हम लोग ऐसे बता देते हैं बॉन्ड लेंथ को। एंड बॉन्ड लेंथ डिपेंड किस में करती है? बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स नंबर वन साइज, टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
हाइब्रिडाइजेशन, एक्सेट्रा। इन सभी फैक्टर पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। देखते हैं कैसे, तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ क्वेश्चन नंबर 1, HF, HCl, HBr और HI में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। तो ये क्वेश्चन शायद पहले हम लोगों ने किया है। सो अगर मैं पूछूं आपसे, सभी में हाइड्रोजन तो कॉमन है, साइज का ऑर्डर क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। तो फ्लोरीन में 2,7 दो सेल्स होती हैं, क्लोरीन में 2, 8, 7 3 सेल हैं, इसमें 4 सेल हैं, इसमें 5 सेल हैं। तो साइज का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होता है। तो आप ही देख लो कि ये हाइड्रोजन का एटम है, दिस हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर ये फ्लोरीन का एटम है जो कि लगभग लगभग इसी के साइज का है। बट हाइड्रोजन एटम है और ये आपका क्लोरीन एटम है जो इससे बड़ा है, फिर हाइड्रोजन एटम एंड देन ब्रोमीन एटम, हाइड्रोजन एंड देन आयोडीन एटम। ठीक है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्ड समझते हो ना, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस। यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी। सो आयोडीन का साइज और बड़ा बना के आप कर सकते हो। सो बॉन्ड डिस्टेंस किसके बीच में ज़्यादा होनी चाहिए, बिटवीन H एंड I, क्योंकि I का HI का साइज बढ़ने से इंटरन्यूक्लियाई डिस्टेंस बढ़ गई, दोनों एटम के न्यूक्लियाई के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गई। और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई यहाँ पे, देन बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड जो एनर्जी है ये होती है, डिफाइन कर चुका हूँ मैं इसको, दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं। एनर्जी जब बॉन्ड बनता है तो कितनी रिलीज होती है, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। लेकिन ये गैस स्टेट में डिफाइन है, तो मैं बोलूँगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to dissociate वन मोल बॉन्ड। डेफिनेशन में मैं वन मोल बॉन्ड कर रहा हूँ, वन मोल बॉन्ड ऑफ पर्टिकुलर टाइप एट गैसियस स्टेट। एक टाइप का बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब एक टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है तो व्हेन एवर बॉन्ड इज फॉर्म एनर्जी रिलीज्ड, देन तो हम बोलेंगे व्हेन वन टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, when particular type of bonds is formed, then energy released is called bond energy, but गैसियस स्टेट में डिफाइन है। तो अब बॉन्ड एनर्जी, HF को बॉन्ड को तोड़ना है या HI के बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड डिस्टेंस जहाँ पे कम है मतलब वहाँ पे इंटरन्यूक्लियाई ज़्यादा पास में है, अंडरस्टूड। जहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस कम है वहाँ पे इंटरन्यूक्लियाई पास में है, तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, उन एटम के बीच में, तो उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं कहूँ कि बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, और ये ऑर्डर किसका होगा, बॉन्ड एनर्जी का। ठीक है। क्वेश्चन 2, H2 Cl2 और F2 में बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। तो क्या एक्सपेक्टेड है, सर Cl2F2 and H2। Cl2 F2 एंड H2, ठीक है, करेक्ट है एकदम। तो Cl का साइज बड़ा है फ्लोरीन से और सबसे छोटा साइज हाइड्रोजन का है। तो जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ दैट विल बी इक्वल टू Cl2 F2 एंड H2, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी का H2F2Cl ना, ध्यान देना कि अभी इस पे बॉन्ड एनर्जी मैंने कंपेयर नहीं किए हैं। बॉन्ड एनर्जी में कुछ एक्सेप्शन है, तो मैं अभी बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी में वापस से क्वेश्चन पे आता हूँ। इसके पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सिंपल मॉलिक्यूल था। यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड सेम नहीं है, ओके, ध्यान देना। अच्छा, सबको ये पता है कि सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी में बॉन्ड डिस्टेंस का ऑर्डर क्या है। तो जब सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन द एटम्स और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या फ़र्क होता है। ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या समझते हैं कि वहाँ पर एटम ज़्यादा क्लोज है, ये बात बच्चों हमने कई बार बोली है ना। तो बॉन्ड डिस्टेंस का मैं अगर इसमें ऑर्डर बताऊं या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, तो क्या बताओगे आप। सर सी सिंगल बॉन्ड पहले आएगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड सी ज़्यादा होगी और ट्रिपल बॉन्ड सी ज़्यादा होगी। इनकी वैल्यू भी कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है, ऑल्दो याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिर भी मैं केवल एक पर्टिकुलर डाटा लिख देता हूँ। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर होती है। किसी को पिकोमीटर याद है क्या, 1 पिकोमीटर जो होता है दैट इज 10⁻12 मीटर। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ये बहुत काम आती है आगे फ्यूचर में भी, इस वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। 133 या 134 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसी के आसपास वेरी करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पे और ये ट्रिपल बॉन्ड इस पे, ये इनकी बॉन्ड लेंथ आप समझ सकते हो। और मैंने एक दिन कहा भी था कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड जो होते हैं वो एग्जैक्टली मेजर करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स, इस वजह से ऐसा हुआ। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें, क्या ध्यान देना। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पे बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रहा है। तो आपने ये सीख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉलिक्यूल पता है आप लोगों को, CH, क्या है इसका नाम। इथाइन। इथाइन, इथाइन, ओके ओके। CH4, ये इथीन है, दिस इज इथाइन, इथीन, और दिस इज मीथेन। नाउ पहले बताओ मुझे कि इस कार्बन पर इथाइन में हाइब्रिडेशन क्या है, इथाइन मॉलिक्यूल कैसा होगा ज्योमेट्री में, बताइए जरा मुझे। इथाइन पे कार्बन पे सर यस, sp। sp बिल्कुल सही।
कार्बन के आउटरमोस्ट में 4 होते हैं, 4 इधर, एक इधर शेयर किया, 3 इधर शेयर किया, तो sp हो गया। sp और कोई लोन पेयर नहीं है तो इट विल बी लीनियर, तो ये क्या होगा, sp एंड लीनियर। इसमें sp2 होगा, इट विल बी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 2 सिग्मा और 1 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर, तो ये sp2 ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो ये sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, और ये आपका क्या टेट्राहेड्रल है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें तीनों मॉलिक्यूल्स में या कभी भी ऐसा हो जाए, या कभी भी ऐसा हो, तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड लेंथ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ CHH, यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड लेंथ, और इसको ऐसे लिख दिया CH3H, यहाँ पर कार्बन की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है। बताओ जरा कितना अच्छा है। मैं कौन सी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो सबको समझ में आ गया है ना, बताना था मुझे। यहाँ पर बॉन्ड लेंथ x है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ y है, और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ z है। कंपेयर करो जरा, कोई बता सकता है इसका आंसर। जब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन से हाइड्रोजन ऐड है, कहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड वाले में। सिंगल बॉन्ड क्या, जो भी आंसर देना है रीजन देना है, क्योंकि तीनों जगह सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे CH बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे CH बॉन्ड सिंगल है, यहाँ पे CH बॉन्ड सिंगल है। सर Z ग्रेटर होगा। अच्छा, x छोटा क्या होगा मुझे बताना। सर सॉरी X बड़ा होगा। हाँ बताओ Z क्यों? सबसे छोटा। क्यों? सर क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो उस साइड उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से मैं बच्चों और पूछ सकता हूँ, अभी आंसर बताता हूँ। जब भी ऐसे लिखा हो sp कार्बन H, ध्यान देना ये क्या लिखा है मैंने, sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, और sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अभी एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बताओ जरा, क्या तीनों कार्बन sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम होती है? अमन आस्किंग यू। क्या ये तीनों कार्बन, sp कार्बन, sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है? यस सर। अच्छा, तो एक डेटा जो आपको आज सीखने को मिलेगा वो है कि हाइब्रिडाइजेशन से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करती है। एक दिन मैंने कहा था, वो आपको याद नहीं होगा, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट ए कांस्टेंट वैल्यू। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी फिक्स नहीं रहती है, नाइट्रोजन की भी फिक्स नहीं रहती है, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो किस तरह बॉन्डिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। अब देखो ध्यान से, जब भी sp कार्बन होगा और sp2 कार्बन और sp3 कार्बन, बताओ sp कार्बन पे कार्बन जो है उस पे s करेक्टर कितना है परसेंटेज, जल्दी बताओ मुझे। sp कार्बन पे कितने 50%। 50% s करेक्टर, बिल्कुल सही, 50% s करेक्टर, क्योंकि एक s है एक p है, तो 1/100, 2/100, क्या 1/100 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, तो 1/2 × 100। यहाँ पर s करेक्टर निकालोगे तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3, तो 1/3 × 33.3। 1/3 × 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33%। और यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है टोटल, 4, 25% एस करेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे बताओ जरा, सबसे क्लोजेस्ट सबसेल न्यूक्लियस से कौन होता है, एस या पी? एस। अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करना हो, सुनो ध्यान से, हाँ बिल्कुल सही, एस सबसे न्यूक्लियस के पास होता है, गुड। अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करना हो तो कौन सा सबसेल इलेक्ट्रॉन को पहले खींचता है अपने तरफ, कि मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल होंगे, कौन सा? एस सबसेल।
और जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बताओ मुझे, इस कार्बन के अंदर 50% एस करेक्टर है, इस कार्बन के अंदर 33% एस करेक्टर है, इस कार्बन के अंदर 25% एस करेक्टर है, और एस सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन खींचे टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जिसके अंदर एस करेक्टर सबसे ज़्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी? क्या मैं इस बात को बोल सकता हूँ? यस हाँ। तो अब एक डेटा आपको हमेशा याद रखना है, एज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और इसलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड होगा वो इस तरह होगा। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जैसे ये 3 मॉलिक्यूल लिख देता हूँ मैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, और एक लिखता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड NH, और एक लिख दिया मैंने CH3 NH2। ओके, इस नाइट्रोजन पे अगर हाइब्रिडेशन निकालो तो एक सिग्मा और एक लोन पेयर होगा, तो ये sp आएगा, देख लेना आप। इसमें इस नाइट्रोजन पे sp2 आएगा और इस नाइट्रोजन पे sp3 आएगा। मैं आपसे बोलूं कि कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यू विल से ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन देन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ड्यू टू मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। जल्दी से मुझे बताओ बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई अभी तक? यस ओके, फाइन। और एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ फर्स्ट टाइम, और फैक्ट क्या है देखो, पता बच्चों, आपने आपने ये सीखा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की है। तो हम लोगों ने फ़ोन से इसको याद कर रखा है ना? लेकिन एक फैक्ट है, और ये अधिकतर बच्चों को नहीं पता होता है, कि जो sp कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो sp3 नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, बिकॉज ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। सी, sp कार्बन को sp नाइट्रोजन से कंपेयर करोगे तो नाइट्रोजन ज़्यादा है, लेकिन sp यानी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती नाइट्रोजन से। और इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो देखो क्या हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन से, तो एज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो इस लाइन को जल्दी से कोई रिपीट करो, कौन सी लाइन को? एज द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और ऐसे रिपीट करो कि सबके कानों तक ये आवाज़ चली जाए। कौन बोलेगा, जल्दी से बोलो। सब चुप हो गए। हे भगवान। As the percentage of S character increases, the electronegativity increases. इंक्रीजेस, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, अब ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बताओ, अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ, क्या वो अपनी तरफ शेयर इलेक्ट्रॉन को खींचता है बच्चों? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अच्छा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इससे क्या करेगा, ये H को अपनी तरफ और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझे? तो sp कार्बन हाइड्रोजन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, sp2 कार्बन कम अट्रैक्ट करेगा, sp3 कार्बन और भी कम अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ कहाँ पे हो गई? फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा दैट विल बी दिस। आगे समझ में बच्चों? यस हाँ, ओके। अब मैं आपसे पूछूं कुछ क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी में, है ना? बॉन्ड लेंथ में ठीक है, बॉन्ड लेंथ तो ऐसे कोई एच ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बॉन्ड एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, डेफिनेशन मैंने इसकी बता दी आपको।
अगर मैं पूछूं कि H2, O2 और N2 में बॉन्ड एनर्जी का क्या ऑर्डर है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, मतलब आपको देखना है कि किस मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में, मॉलिक्यूल से एटम बनाने में किस में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओ। सिंपल क्वेश्चन पूछा एकदम। N2S, हाँ, N2O2H। एक तो पहले, हाँ बिल्कुल सही, एक तो पहले मन में ये सोच लो कि अगर मैं पूछता हूँ H2 की बॉन्ड एनर्जी, तो मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस H2 मॉलिक्यूल को कितनी एनर्जी दे। मान लो हमने x किलो जूल एनर्जी दे दी, x किलो जूल, ठीक है, एनर्जी दे दी, तो ये क्या बन जाएगा 2H। देखो बच्चों, ये मॉलिक्यूल था, अब किस में आ गया, एटम्स में, है ना। तो इसका बॉन्ड टूट गया ना, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ी है इसको एटम बनाने के लिए, वही इसकी बॉन्ड एनर्जी हो गई। तो ये मतलब होता है कि डिसोसिएट पर्टिकुलर बॉन्ड इनटू गैसियस एटम्स। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब बताओ, अगर आप N2 मॉलिक्यूल को 2N में चेंज करोगे तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं टोटल, 3 एटम्स, 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं। हाँ, तो एक सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड टूटे हैं बच्चों, 2 पाई। 2 पाई। हाँ, तो 2 फिर पाई। आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और यहाँ पर एक सिग्मा तोड़ना है, इसमें एक सिग्मा एक पाई तोड़ना है। तो इन जनरल 2 बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है देन सिंगल बॉन्ड। तो फिर ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू N2 ग्रेटर देन O2 एंड ग्रेटर देन H2। ये हो गया बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। अब इसमें मैं एक एक्सेप्शन क्वेश्चन लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 था बॉन्ड एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन F2 Br2 Cl2, ठीक है, एंड I2। इसमें बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, पहले ये सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फ्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है, Br में भी सिंगल बॉन्ड है, और क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड है ना। वैसे सर सबसे ज्यादा I2 में। बॉन्ड एनर्जी सर F2 में। अच्छा, कुछ भी बोल दो, सब सारे ऑप्शन ले बना दो आप लोग, है ना, कोई मौका मत छोड़ना किसी ऑप्शन को बताने का। ये Br2 मॉलिक्यूल है। वैसे अगर बच्चों कोई एक्सेप्शन ना हो, है ना, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए, फ्लोरीन, है ना। अगर कोई एक्सेप्शन ना हो तो F2, क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो 2 एटम ज़्यादा पास होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देन सर Cl2 में होगा सबसे ज्यादा। हाँ, मगर ये एक्सेप्शन आपको मेरे से पहले कैसे पता चला, मुझे ये बताओ। सर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फोन पे ही पढ़ेंगे तो 3 थप्पड़ भी आपको। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही होता है बेटा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है, इसमें तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। फ्लोरीन से ज़्यादा पावरफुल कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सुना ध्यान से, इसमें क्या बात है, नई बात है इसमें थोड़ी सी, और मैं आपको ये डेटा भी दे सकता हूँ, डेटा भी दे रहा हूँ। देखो, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो F2 की बॉन्ड एनर्जी होती है 158, और बच्चों एक चीज और सुनना ध्यान से, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस नहीं बता सकते, क्योंकि सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो 0 है ना। फ्लोरीन में क्या डिफरेंस आएगा, 0। क्लोरीन में क्या डिफरेंस आएगा, 0, क्योंकि दोनों सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी होती है 150 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब इसका, कि जब इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे F2 मॉलिक्यूल को, तो F2 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बोलो बोलो, 2F एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। और Cl2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज
242 किलो जूल, और जो Br2 मॉलिक्यूल है वो 193 किलो जूल है पर मोल, और जो हमारा आयोडीन है वो 151 है। तो आपको जो एक अभी बच्चे ने बताया था कि Cl2 की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा है, वो बिल्कुल सही था, बस उसने थोड़ा सा रीजन गलत बता दिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसकी ज़्यादा है। आंसर इज Cl2। और उसके बाद क्या मिला आपको? Br2, उसके क्या बाद मिला? F2, उसके क्या बाद मिला? I2। अब ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक्चुअली फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कम होने का कारण क्या है? ऑल्दो इसका साइज छोटा है तो उसका रीजन ये होता है कि फ्लोरीन का साइज छोटा है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? रिपल्शन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, गुड। देखो फ्लोरीन पर कितने लोन पेयर हैं? कितने नॉन बॉन्डेड पेयर हैं? 3। यह है कि नहीं बच्चों? फ्लोरीन की आउटरमोस्ट में 7 होते हैं ना, 7 में एक शेयर किया तो तीन तीन बॉन्ड पेयर है इसके पास, और इसके पास भी 3 बॉन्ड पेयर हैं। रिलेटिवली क्लोरीन के पास भी यही हालत है, लेकिन क्लोरीन की बॉन्ड डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से ना। तो बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके लोन पेयर या इसके नॉन बॉन्डेड पेयर थोड़ा सा इससे दूर हैं, तो इसलिए साइज एकदम से ज़्यादा छोटा होने की वजह से फ्लोरीन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये बहुत रिपेल करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं, जैसे 2 बॉन्ड है बच्चों, ये देखो ये 2 बॉन्ड है इनके बीच में, अगर इनके इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल कर रहे हैं तो इनके बॉन्ड में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं बॉन्ड, क्यों? बार बार रिपल्शन हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि फिर इस मॉलिक्यूल को तोड़ने में कम एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड काफ़ी स्ट्रेस्ड है, काफ़ी स्ट्रेस है बॉन्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तो मैं यहाँ पर क्या वर्ड बोलूँगा? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है, क्लोरीन से भी ब्रोमीन से भी। अब आयोडीन की भी सबसे कम क्यों है? क्योंकि आयोडीन का साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक तरीके से एक्सेप्शन क्वेश्चन हो गया। तो ये इसका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इन F2 मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस, ठीक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4 मॉलिक्यूल? अच्छा सभी बच्चे एक बात सुनो पहले, सभी लोग मेरी बात सुन रहे हो ना? यस Yes, सर। हाँ ओके। मैंने Yes, कल sir. कल जो है केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, वो अभी मैं सेंड कर दूंगा। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक पॉइंट रह गया था मिक्सिंग वाला, अगर किसी को याद हो तो, और उसमें जे एडवांस में जे में से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसे ही 6-7 क्वेश्चन भी बताए हैं, प्लीज़ उसको आज के आज देख लेना, बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं देता हूँ कभी, इसलिए आज ही उसको देख लेना, मैं क्लास के बाद आपको भेज दूंगा, बनाए थे। और इसी तरीके से और भी बनाऊंगा। और एक चीज़ और, आप मुझे बताना, आज मैं भी एक इवनिंग में असाइनमेंट देना चाहता हूँ या टेस्ट देना चाहता हूँ, जो भी है आज करना है। लेकिन आप लोगों ने पहला असाइनमेंट पूरा किया नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ बच्चों ने डाउट भेजे हैं तो मैं उनको डाउट बता दूंगा आज ही पक्का, बट आज एक असाइनमेंट मुझे देना है, मना नहीं करना, मुझे बता रहा हूँ बस। हाउ विल यू फाइंड, टेस्ट ले लो क्या क्या? सर, टेस्ट ले लो। ओके टेस्ट ले लेंगे, फिर आज शाम को टेस्ट है, फ्रॉम 8 to 9 फाइन, या 7:30 to 6, यस सर। या 7:30 to 6:30?
बस सर 7 to 8 ले लो। 7 to 8 ले लें। सर 8 to 9 ही सही। सर 8 to 9 सर 8 to 9 सही है सर 8 to 9 8 to 9 सही है। ओके, गर्ल्स की पावर मुझे कम लग रही है, बॉयज ज़्यादा बोल रहे हैं। ठीक है, 8 to 9। सर उस टाइम पे फिजिक्स की 9 पे फिजिक्स की क्लास होती है। 9 बजे रात को, और कितने बजे तक होती है? सर फिक्स नहीं है। 10:30। मुझे तो बड़ा गिल्टी फील हो रहा है कि मैं सबसे कम पढ़ा रहा हूँ। मैं भी रात को क्लास रखूँ 12 से 1, 12 से 4। फिर आप कहोगे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे, है ना। हाउ विल यू फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH4? बताओ कैसे इसको करोगे? बॉन्ड एनर्जी CH4 कैसे फाइंड करोगे? जब भी हम CH4 में किसकी बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे बताओ? अच्छा, CH की। तो देखो ध्यान से, CH4 को सी और एच। हाँ, C और H। अगर मैंने इसको एनर्जी दी, तो क्या होगा? इसमें सारे CH बॉन्ड हमने काफी एनर्जी दे दी, जिससे सारे CH बॉन्ड टूट जाते। कितने CH बॉन्ड टूटे इसमें बताओ? 4। तो बन जाएगा C+4H। देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, बॉन्ड एनर्जी में आपको मॉलिक्यूल को पूरी तरह एटम्स में ले जाना पड़ता है। तो C+4H हो गए, टोटल 4 बॉन्ड टूटे। और मैं कहूँ कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड क्या हो गई? तो 4 CH बॉन्ड टूटे हैं, और बॉन्ड एनर्जी तो कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल बॉन्ड। तो मैं बोलूंगा CH4 में 4 मोल बॉन्ड है, 4 मोल बॉन्ड। इसमें 4 मोल बॉन्ड है। तो कैसे क्या करें? और क्या चारों CH की बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी? कोई बता सकता है ये बात? अमन, क्या इसमें चारों CH की बॉन्ड एनर्जी बराबर होगी? अमन, आदित्य, कोई तो कुछ तो बोलो भगवान के लिए। यस सर। यस सर। हाँ सर। सुप्रिया ने बोला नो सर। सुप्रिया बताओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? चुपचाप नो बोल के निकल ली ना तुम। बताओ नो क्यों है? खुशी, यस सर। कल क्यों नहीं आई थी? सर आई थी। अच्छा, मैं तो नहीं देखा आपको। बताओ इसमें बॉन्ड एनर्जी सभी CH बॉन्ड की बराबर होगी कि नहीं होगी? सर पता नहीं। ओ, पहली बार ये आंसर मुझे मिला है ऑनलाइन, वो भी। चलो देखो, बिल्कुल सही जवाब दिया है खुशी ने, पता नहीं। अच्छा है कि जब कोई चीज़ नहीं पता हो तो उसमें सर्टेनिटी से नहीं बोलना चाहिए। देखो ध्यान से, CH4 में पहले आप एक बॉन्ड तोड़ो। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेट की x1 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, तो बन जाएगा CH3+H। अब मुझे बताओ जरा, जब एक CH बॉन्ड टूटा होगा अमन, तो मॉलिक्यूल CH3 बन गया। क्या CH3 और CH4 में कुछ फर्क है कि नहीं फर्क है? हाँ, तो अब दूसरा CH बॉन्ड तोड़ोगे तो जब मॉलिक्यूल चेंज हो गया तो वहां पे बॉन्ड एनर्जी भी चेंज होगी। तो अब आप CH3 से जब एक सेकेंड, जब आप CH3 से H एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसके लिए X2 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज CH2+H। और जब आप CH2 से एक H बॉन्ड को और तोड़ेंगे तो इसमें कुछ अलग X3 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, दैट इज CH+H। और इसके बाद जब आप CH बॉन्ड को तोड़ेंगे तो इसमें X4 अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज C+H। और इन चारों स्टेप को आप अगर जोड़ दें, इन सभी को ऐड कर दें, तो बताओ क्या आएगा? अगर इन चारों स्टेप को जोड़ दें तो क्या आएगा बताओ?
देखो ऐड करो तो CH3 से CH3 कट गया, CH2 से CH2 कट गया, क्या यही फाइनल इक्वेशन आ जाएगी? CH4 चेंज इनटू C+4H। बच्चों यस या नो तो कम से कम बोल दो, क्या इन चारों स्टेप को? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब अमन मुझे Yes, बताओ, कुछ sir. कहने वाले थे क्या आप? मिस्टर अमन, यू वांट टू से समथिंग? सर बोलो बोलो, क्या कहना चाह रहे थे आप बीच इसमें में? ओह शिट, आपकी वॉइस सही से नहीं है। एक बार फिर से बोलो अमन, बिल्कुल अच्छे से। इसमें बॉन्ड मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे आपकी आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा हूँ। शायद आप ये तो नहीं कह रहे हो कि मॉलिक्यूल चेंज होने से बॉन्ड एनर्जी क्यों चेंज हो रही है? तो देखो, मॉलिक्यूल चेंज होने से हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल चेंज होने से हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, बॉन्ड में वाइब्रेशन होने लगते हैं। आप ही सोचो, अगर मैं आपकी 5 फिंगर में एक फिंगर तोड़ दूं तो बाकी के जो 4 फिंगर हैं वो, उनमें जो कुछ ना कुछ जो है सिम्टम्स अलग हो, चेंज हो जाएंगे। अब तो बहुत ही बैड एग्जाम्पल दिया मैंने, बट फिर भी। तो इसी तरह जब CH4 का एक CH बॉन्ड तोड़ोगे तो CH3 बनेगा। अब CH3 में जियोमेट्री सब कुछ चेंज हो गया, तो CH बॉन्ड में वाइब्रेशन, उसमें जो भी कुछ सिम्टम्स है वो चेंज हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी। तो मैं पूछूं कि फिर एक CH की बॉन्ड एनर्जी क्या है? सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन CH बॉन्ड ये क्या होगी? देन बॉन्ड एनर्जी विल बी एवरेज बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि डेटा तो हमको एक मोल की बॉन्ड एनर्जी का होता है, तो हम कैसे लिखेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाई 4। दिस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ वन CH बॉन्ड। सभी की बॉन्ड एनर्जी का सम को 4 से डिवाइड कर दो, ये एक CH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी। तो इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि 2 से ज़्यादा एटम्स हों, उसमें बॉन्ड एनर्जी जो होती है डिफाइन एज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। जितने भी बॉन्ड हैं उनको तोड़ के डिवाइड बाई जितने बॉन्ड हैं उनको कर दो आप, इस तरीके से। अच्छा, एक बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस पे कैसे डिपेंड करती है भी तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये तो सबसे पहले बताया था मैंने। याद करो, इस तरह क्वेश्चन कराया था ना मैंने। CO3 2 माइनस CO2 और CO में कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? नहीं कराया था मैंने? Yes. हाँ। Yes, तो sir. अब मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको दो दो बार पढ़ा दिया है। यहाँ पर आपको याद होगा कि इस तरीके से बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड करेक्टर था, इसमें प्योर डबल बॉन्ड था, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जैसा था। समझे बात को? इसलिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इस ऐसे था, और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा ऑफ CO बॉन्ड, है ना? अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है, ये आपका कौन है? H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड में दोनों ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, जल्दी बताओ। आई हैव ओनली 3 मिनट, अदरवाइज आपको जाना होगा अभी। Sir, SP. SP, किसने बोला था ये SP? नाम बताओ, मैं प्राइज Sir, दूंगा उसको। Sapna. सपना। SP3. अब ये SP3 किसने बोला? SP3. खुशी ने बोला SP3। ओके। सपना, सपना Yes, sir. क्यों बोला SP तूने? ऑक्सीजन के लोन पेयर देखने में बिलीव नहीं करती हो क्या आप? या लोन पेयर आपको अच्छे नहीं लगते देखने में? ऑक्सीजन में लोन पेयर भी तो है इस तरीके से। इस ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन से 6 में 2 इधर से, एक इधर शेयर किया, इधर से, दो दो लोन पेयर नहीं है दोनों में? क्यों इसी तरह 2 लोन पेयर नहीं है दोनों में? दो दो। Sorry, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दोनों में SP3 होगा, है ना? अब बताओ इसकी शेप क्या होगी?
बताओ, जो शेप बता देगा वो बहुत अच्छा बच्चा होगा। ओपन बुक। क्या क्या अमन? ओपन शेप। ओपन बुक। अरे वाह, तूने बेंट शेप। बेंच शेप बिल्कुल सही, बट अमन ने ज़्यादा पढ़ लिया ओपन बुक। ओपन बुक बिल्कुल सही जवाब है। ओपन बुक आती कैसे, उसको देख लो जरा। देखो, वाटर की शेप बेंट होती है, कोई इसको तो नहीं भूल गया? नो सर। हाँ, कोई नहीं भूला होगा। वो सर। वेरी गुड वेरी गुड। भूल भी गया होगा तो यस तो कोई बोलता ही नहीं है। देखो, ये वाटर की शेप बेंट होती है, तो वाटर में दो लोन पेयर दो सिग्मा है, तो इस ऑक्सीजन देखो, इसमें दो लोन पेयर दो सिग्मा है, तो ये ऑक्सीजन और ये पहले का बेंट शेप हो गया। ठीक है, इसके पास दो लोन पेयर है, देखो एक और दो, बाद में बना दूंगा मैं। ठीक है, अब बताओ, इस ऑक्सीजन के पास भी दो लोन पेयर है और दो सिग्मा है, इधर सिग्मा इधर सिग्मा, तो ये भी बेंड शेप होगा। अब इसकी बेंड शेप को मुझे बताओ इतना, कि मैं ऐसे इसकी बेंड शेप बनाऊं, देखो यहाँ बेंड लग रहा है, ऐसे ऐसे बेंड शेप लग रही है, या फिर मैं इसकी बेंड शेप को ऐसे बनाऊं, विच वन इज बेटर, ऊपर तरफ या नीचे की तरफ ऐसे? ऊपर वाला। हाँ, सर क्योंकि ऊपर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि मैं ऐसे अगर करता हूँ तो ये एटम पास हो रहे हैं ना, और कोशिश क्या रहती है कि मॉलिक्यूल के स्टेबल स्ट्रक्चर बनाए। बिल्कुल सही। तो इसको मैंने एच, इसका बेंड शेप मैंने ऐसे बना दिया रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके पास ये लोन पेयर है और भी लोन पेयर है, और इसके पास भी लोन पेयर है ऐसे। ठीक है, एक लोन पेयर मैंने ऐसे दिखा दिया, बस दूसरा लोन पेयर मैं ऐसे दिखाता हूँ। इसका लोन पेयर इससे अट्रैक्ट हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये एच इसके पास है ना, दूर तो है नहीं कोई, और ये लोन पेयर इससे अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपको कैसे लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बुक का एक पेज ये है और एक पेज ये है, बुक के दो पेज ऐसे लग रहे हो इस तरीके से ना, ऐसे यहाँ पे आपने स्पाइरल बाइंडिंग करा रखी है, और एक ये पेज है और एक ये पेज है, जिसमें आप कुछ नहीं पढ़ते हो। कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो? केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये ओपन बुक लग रहा है स्ट्रक्चर, इसलिए अमन ने इसका नाम ओपन बुक बोला था। और जाते जाते एक मॉलिक्यूल और लेके चले जाओ। P4 में पूछ चुका हूं, P4 में सभी P पर क्या हाइब्रिडाइजेशन था? sp3। हाँ, ऐसा था ना स्ट्रक्चर इसका, P P, ये भी सब अलग मॉलिक्यूल हैं, भूल ना जाओ कहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो sp3 था ना, एक सभी के पास एक एक लोन पेयर है। इसको मैंने अभी इसलिए पूछा क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से, देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों कि हर फास्फोरस पे एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड है, बोल सकता हूँ? यस। और जब एक Yes. लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो पिरामिडल शेप होता है, और NH3 का बॉन्ड एंगल 107 के आसपास होता है। बट यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है, और ये पूछा जा चुका है। तो sp3 है और sp3 है, एक लोन पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड एंगल देखो कितना कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब एक्सरे से सब चीज़ें मेजर की जाती है, कौन मॉलिक्यूल कैसा है, बाद में एक्सप्लेनेशन आया है। तो ये एज ए फैक्ट आपको याद रखना है कि P4 में PP बॉन्ड एंगल जो होता है 60 होता है, ऑल्दो हाइब्रिडेशन sp3 और बिकॉज ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। अब आप देखो ऐसे करके है, ये 3 एटम ऐसे जा रहे हैं, 3 एटम ऐसे जा रहे हैं, और फिर ज़्यादा दूर नहीं हो सकते एटम, इस तरह से जा रहे हैं एटम, ज़्यादा दूर नहीं हो सकते। क्यों दूर नहीं हो सकते? क्योंकि इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, इसको भी 3 बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पर 3 एटम दूर हो सकते हैं इस वजह से। ठीक है।